जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे, टॉपिक है भारतीयों द्वारा भूगोल में खोज, जो लगभग अ, हर किताब में दिया है, लेकिन एक जगह समराइज नहीं किया है या इस सीरीज में नहीं है। अगर बहुत से किताब देखेंगे, अगर मान लीजिए कि लुसेंट ही है तो लुसेंट में दे तो रखा है, लेकिन जहाँ पे अब रिसर्च हो रहा है या जो भी अब जो साइंटिस्ट या जो भी वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे, उन्होंने क्या क्या खोज की, उसका एक सीरीज नहीं दे रखा है। मैं बस उसी को समराइज कर रहा हूँ और उसी को मैं एक सीरीज फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। आप आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए, अब भारतीयों द्वारा भूगोल में खोज, इसमें सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है। महर्षि वाल्मीकि, इनकी पुस्तक है रामायण। आप सभी लोग जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण लिखा था। इसके बाद रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा था, तुलसीदास जी ने लिखा था। अब रामायण पुस्तक में, अब हम पुस्तक ही मानेंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए ये तो धार्मिक ग्रंथ है। अब इसी से हमारा हिंदू धर्म बिल्कुल इसी के अनुरूप चलता है। तो अब इसमें उन्होंने 6 ऋतुओं का वर्णन किया है। भारत में 6 ऋतुओं का वर्णन किया। अब इनकी ये ऐसे नॉर्मली किसी एग्जाम में पूछता नहीं है, बस एक बेस बनाने के लिए या थोड़ा सा सामान्य जानकारी हो, इसके लिए मैंने बता दिया। एग्जाम में जो पूछेगा मैं बता दूंगा कि हाँ, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, और अभी हम बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछता है। अब इसके बाद नाम आता है लागत मुनि का। लागत मुनि जो 6 वेदांग है, आप सभी लोग जानते होंगे कि वेदांग 6। वेदांग की संख्या 6 है। उस 6 में एक है ज्योतिष वेदांग। इसके रचयिता हैं लागत मुनि। अब ज्योतिष वेदांग को लगभग 1000 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी। आप एसी बीसी तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आज 2023 चल रहा है, तो 2023 तो इससे पहले एकदम जीरो पे आ जाएंगे। तो ये हुआ 2023 तक, यानी कि इससे पहले सन 2000 रहा होगा, फिर 1000 रहा होगा, फिर 500 रहा होगा। ये एडी में आता है। इसके बाद ये जीरो आने के बाद यहाँ मतलब ईसा मसीह का मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो इसको जीरो मान लेते हैं। इसके बाद इसके पहले के समय को ईसा पूर्व बोलते हैं, इसके बाद के समय को ईसवी बोलते हैं। इंग्लिश में बीसी बोलते हैं। आ, इधर के समय को, जीरो के बाद के समय को एडी बोलते हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा। मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अब ज्योतिष वेदांग के बारे में बताते हैं। सभी चीज लगभग धीरे धीरे हम जो भी कॉन्सेप्ट है सबको एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस वेदांग में
उन्होंने समय की गणना की। समय की गणना की। 27 नक्षत्र समूहों को बताया। चंद्र महीनों को बताया। सूर्य महीनों को बताया। 12 राशियों का वर्णन किया। और साथ में साथ ग्रहों का भी वर्णन किया उन्होंने। इस ज्योतिष वेदांग में उन्होंने समय की गणना की, 27 नक्षत्र समूहों को वर्णन किया, चंद्र महीनों को बताया, सूर्य महीनों को बताया, 12 राशियों को बताया, ग्रहों का वर्णन भी किया। इसी के आधार पे हिंदू दर्शन में हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या जो भी राशि है, कौन सा बच्चा किस राशि में जन्म लिया वगैरह वगैरह आप लोग देखते होंगे, न्यूज़पेपर में भी आता है, या हम शादी विवाह या कुछ भी होता है तो उनमें इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होता है। तो इनको सोचिए कि आज से हजार, मतलब कि आज से लगभग 3000 साल पहले उन्होंने इस वेदांग, ज्योतिष वेदांग में वर्णित कर दिया था। इसके बाद से फिर आते हैं आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट 5वीं सदी की, लगभग 5वीं शताब्दी की में माना जाता है। ये गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषी भी थे। थोड़ा राइटिंग मेरे अच्छी नहीं है, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। भूगोलवेता भी थे। और साथ में दार्शनिक भी थे ये। अब इनकी 2 पुस्तक है, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांत। अब दोनों पुस्तक में अलग अलग वर्णन किया है, हम दोनों को बता देते हैं कि इसमें वर्णन क्या क्या था। अब देखिए, इसमें ये तो बहुत अंदर तक नहीं पूछता कि आर्यभट्टयम में क्या क्या हुआ था, सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन उठाता यही है कि आर्यभट्टयम या सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, या आर्यभट्टयम के 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से उनकी पुस्तक कौन सी है, तो फिर आपको ऑप्शन मारना रहता है कि ये या आर्यभट्टयम या सूर्य सिद्धांत। इसी वजह से सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। और इसको तो सबसे ज्यादा मैं एनडीए में देखता हूँ कि, दूसरा ले लेता हूँ। एनडीए में हमेशा पूछ लेता है प्राचीन पुस्तकों के बारे में या आधुनिक पुस्तकों के बारे में, और लगभग लगभग ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है, तो मैं इसीलिए इसको पढ़ा रहा हूँ। पुस्तकों में तो मिलता है, लेकिन एक जगह नहीं मिलता, कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है, इस हिसाब से आता है। अब देखिए, आर्यभट्टियम में इन्होंने नक्षत्र विद्या एवं ज्योतिष का पे वर्णन किया था। यही 27 नक्षत्र होते हैं उसी का। अब ज्योतिषी थे तो ज्योतिष पे करेंगे, ज्योतिष पे किया था। अब इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, सर्वप्रथम इन्होंने बताया था भारत में, लेकिन नाम
इनका नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे जो भी भारतीय लेखक रहे हैं, इनकी किताबें यूरोप वाले उतनी वो क्या प्राथमिकता नहीं देते थे, अभी भी नहीं देते हैं। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे अपना भारत बहुत अपनी मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छवि बना चुका है, वो जो पहले था प्राचीन समय में वैसा ही है। लेकिन जो ये उपनिवेश काल में जितने भी रिसर्च थे, उस पे यूरोपियों ने अपना बस वो अपना नाम लगा दिया है। बाकी रिसर्च तो इंडिया के प्राचीन समय में सबसे ज्यादा रिसर्च इंडिया में हुए थे। जब वो लोग पेड़ पे झूल रहे थे तो भारत में रिसर्च हो रहा था। आप सोच लीजिए कितना इंडिया पहले डेवलप, मतलब कि प्राचीन समय में भारत की स्थिति कैसी थी, इससे आप समझ सकते हैं। सो अब तो इसी पुस्तक में शून्य का प्रयोग किया था। शून्य का प्रयोग, दार्शनिक पद्धति का प्रयोग। अब दार्शनिक पद्धति का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आर्यभट्ट का दिया हुआ फार्मूला है। इसको पहले ये भारत से अरब देश में गया, अरब से फिर ये यूरोप में गया। इसके बाद धीरे धीरे पुस्तकों में छपना शुरू हुआ, इसके बाद पूरे विश्व में ये फैल गया। इसके बाद इसी पुस्तक में फिर पाई का मान की गणना की थी, जो आज के पाई के मान के बिल्कुल सन्निकट था। मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। इसके बाद सूर्य सिद्धांत, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी के व्यास की गणना की थी। इन्होंने इसके बाद युगों को गणना की। युगों, चंद्र एवं सूर्य ग्रहण का वर्णन किया। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, बस इनकी दो पुस्तक है। और भी पुस्तक है बस, लेकिन ये दोनों फेमस है और एग्जाम हॉल में बार बार पूछ लेता है एग्जाम में कि इसके लेखक कौन है, या ये आर्यभट्ट की कौन कौन सी पुस्तक है। इनके समकालीन थे फिर बराहमीर। ये भी 5वीं सदी में थे। जो उपाधि थी, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषी, दार्शनिक,
ये लगभग गुप्त साम्राज्य के आसपास में इनका काल माना जाता है कि उस समय इन्होंने उनके ही दरबारी रहा करते थे गुप्त साम्राज्य के समय ही। अब इनकी भी दो पुस्तक है जो फेमस है। पहली पंच सिद्धांत, रुक जाइए, पंच सिद्धांत, बृहत संहिता। बृहत संहिता। अब पंच सिद्धांत में, ये पंच सिद्धांत में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण अगर एक ही माह में आ जाता है तो अनर्थकारी है। ये कॉन्सेप्ट आगे जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण ज्वार भाटा में समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है, हम उस समय बताएंगे, आपको जरूर बता देंगे। जो भी नए बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। बाकी जो स्टूडेंट पुराने हैं या जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो बस ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको इसको सिर्फ एक आध बार रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं तो उनका चल जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं गवर्नमेंट जॉब की, सरकारी नौकरी की, उनको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और बाकी जो पुराने भी होंगे लगभग ये तो पढ़ते हैं कि हाँ पंच सिद्धांत क्या है, बृहत संहिता किसकी पुस्तक है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ है उस नॉलेज को सिर्फ मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा साधारण ही क्वेश्चन रहता है लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, क्योंकि अगर हम डीप में नहीं पढ़ेंगे, आज का कंपटीशन बिल्कुल हाई हो चुका है। जो चाहिए उस हिसाब से अगर हम अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाएंगे फिर नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। बाकी अगर हम अपने बारे में भी आप लोगों को अगर जानकारी मतलब कि पूछना चाहोगे तो हम बाद में बता देंगे। अब अगर कमेंट करोगे तो कि हाँ क्या है प्रोसेस वगैरह वगैरह। फिर इसी में बताया था कि ग्रहण जब हो रहा है तो उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। अब बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या का वर्णन किया था। वनस्पति वनस्पति शास्त्र का वर्णन किया था। प्राकृतिक इतिहास का वर्णन किया था। फिर भौतिक भूगोल का भी वर्णन किया था। इन सभी का वर्णन किया था। इनके बाद आते हैं ब्रह्मगुप्त, ये भी इनके समकालीन ही थे। इसको भी हाईलाइट कर देता हूं मैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हाईलाइट कर देता हूं। मैंने इनको यहाँ हाईलाइट कर रखा है, इनको यहाँ कर दूं। ज्योतिष वेदांग को कर देता हूँ, रामायण को कर देता हूँ, महर्षि वाल्मीकि। अब देखिए अच्छा लग रहा है।
बाकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, मैं उसमें सेंड कर दिया करूँगा ये पीडीएफ जो भी है। इस बाहर में ही के बाद आए ब्रह्मगुप्त। इनकी भी दो ही पुस्तक, ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत, अखंड खादक। अब इसमें जो न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना की थी, जो न्यूटन का सिद्धांत यही था कि हाँ, न्यूटन न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना की थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था कि वो एक पेड़ के पास में बैठा हुआ था तो वहां से सेब गिरा। तो उसने देखा कि सेब क्यों नीचे ही गिर रहा है, धरती पे ही क्यों गिर रहा है, जमीन पे ही क्यों गिर रहा है, आसमान में क्यों नहीं जा रहा है। तो उसने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया, किया, फिर रिजल्ट पाया कि नहीं, सूर्य अरे पृथ्वी सब इसकी नहीं, कोई भी वस्तु हो या कोई भी पिंड हो अपनी तरफ उसको आकर्षित करती है। तो उसी को पूर्व अब मैं देखता रहता हूँ कि ये सब जो चीज मैं बता रहा हूँ, इसको ब्लॉग बना बना के बहुत लोग उस पर बहुत लाइक और सब्सक्राइब प्राप्त कर लेते हैं, और हम इसको पढ़ाएंगे तो हमको लाइक सब्सक्राइब मिलेगा ही नहीं। बाकी आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद इसी ब्रह्म स्फुटनिक सिद्धांत में उन्होंने बीजगणित का भी सिद्धांत दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इस सिद्धांत को ही इन्होंने दिया था। इस इसके बाद आते हैं, फिर इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। खंड खादक के बारे में बस याद रखिएगा, इसका कोई अच्छा रिसर्च नहीं था तो मैंने इसीलिए, इसमें कोई ऐसी चीज जो एग्जाम में बार बार या अपने सामान्य जीवन में भी इसको आता हो ऐसा मैंने नहीं देखा, इसी वजह से मैं इसका कुछ भी कंसेप्ट नहीं लिया। इसके बाद आते हैं भास्कर प्रथम। फर्स्ट महाभास्करीय। महाभास्करीय व लघु भास्करीय। इनकी दो पुस्तक हैं। इन्होंने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी। जैसे अब दशमलव प्रणाली तो जानते ही होंगे कि अगर 10 है, पॉइंट दे दिए, नहीं, इसको ऐसे कीजिए, अगर 5 है, इसके आगे पॉइंट लगा दिए तो दशमलव हो गया, 0.5 या 0.5, ऐसा इसी प्रणाली को इन्होंने
शुरुआत किया था। इसके बाद फिर भास्कराचार्य आते हैं, तो भास्कर और भास्कराचार्य के नाम के कारण ही भास्कराचार्य सेकेंड लिख दिया गया। इनको पुस्तकों में मिलता है भास्कराचार्य। इनका अच्छा रिसर्च इनका भी रहा, लगभग 1114 ईस्वी के आसपास में। इनका ही है सिद्धांत शिरोमणि। और पूछ ले कि सिद्धांत शिरोमणि किसने दिया था, तो भास्कराचार्य सेकेंड। भास्कराचार्य सेकेंड ने। इनकी 3 पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि। इसके बाद इनकी 3 पुस्तक है, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणिता। अब लीलावती में अंक गणित का वर्णन है, बीजगणित में बीजगणित का वर्णन है, ग्रह गणिता में ग्रह का वर्णन है। बिल्कुल सिंपल सा है। ये लीलावती जो पुस्तक है अपनी बेटी के नाम पे जो लीलावती पुस्तक है अपनी बेटी के नाम पर पुस्तक का नाम रखा था इन्होंने, भास्कराचार्य सेकेंड ने। मूल रूप से अंक गणित है ये। मूल रूप से अंक गणित है। बीजगणित में जीरो, प्लस, माइनस, अनंत, इन सब का वर्णन मिलता है। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। इस वक्त ग्रह गणिता में ग्रहों की गति का वर्णन किया। वर्णन जो ये ग्रहों के गति का वर्णन किया था, जो आज के समय में जो उनकी गति है ना, उसके लगभग लगभग समान ही माना जाता है। उसके बिल्कुल आसपास में ही इनका जो रिजल्ट आया था वो आज जो आज का है उसी के आसपास में ही था। बाकी मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। भास्कराचार्य सेकेंड 1114 ईस्वी। यही पूछता है कि भास्कराचार्य सेकेंड कौन से सन में, मतलब कि अपने सिद्धांत शिरोमणि दिया था, तो 1114 में सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य सेकेंड, बीजगणित के लेखक भास्कराचार्य सेकेंड, ग्रह गणिता के लेखक भास्कराचार्य सेकेंड। इसके बाद से फिर भूगोल में अनेक राजाओं ने भूगोल में रुचि दिखाई है। जैसे कि यहाँ राजस्थान में महाराजा जयसिंह थे, या इधर उड़ीसा में भी जो भी जितने भी मंदिर बने हैं, ये सब बिल्कुल भूगोलवेताओं के, या जो भी उस समय भूगोलवेता थे उनके रिसर्च के हिसाब से ही बना है। तो पता चलता है कहीं सूर्य मंदिर मिलता है, देखने को मिलता है, तो कहीं सूर्य के 7 रथ देखने को मिलते हैं। ये सब भूगोल की ही देन है। इसके बाद से चलो मैं थोड़ा इसको लिख ही देता हूँ।
ये आपको इसका जो वर्णन है ना, आर्ट एंड कल्चर कल्चर पुस्तकों में जो भी जब हम उसमें अध्ययन करते हैं तब जाके अच्छे से मिलता है कि कौन सा मंदिर किस हिसाब से बना है, उसमें वास्तु दोष वगैरह वगैरह जो भी है इसी में देखने को मिलता है, जो कि एक ज्योतिष का ही पार्ट है। इसी वजह से मैंने इसको बता दिया। बाकी यहाँ से कोई वैसे खास क्वेश्चन नहीं आते। अब जो इसके अब मंदिर वंदिर के बारे में पूछता है वो इतिहास का विषय है या आर्ट एंड कल्चर का है, तो अब भूगोल में उसको हम बता नहीं सकते। अब इसके बाद आता है सन 1767 ईस्वी में। अब धीरे धीरे भारतीय भारतीय क्षेत्र में अंग्रेज लगभग लगभग हर जगह पहुंच चुके थे, लेकिन अब ये 1757 और 1764 अभी ये बक्सर बंगाल में धीरे धीरे डोमिनेंट हो गए थे, तो इसकी वजह से ये लोग अब देहरादून में, वर्तमान के देहरादून में दून में ये अब भारत में अगर उनको राज करना है तो भारत के बारे में तो जानना पड़ेगा, डाटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने अब सर्वे करना शुरू किया था, तो यहीं पे उन्होंने सबसे पहले बनाया सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया देहरादून में। ऑफिस बनाया, इसके बाद यहाँ से जो भी अ, जमीन है, भारतीय जमीन, उसका डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। जो भी वन है उसका डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। जो भी खनिज संपदा है, या धीरे धीरे फिर इसी का एक आगे वो आता है कि जनसंख्या जनगणना। जनगणना इसी का एक पार्ट है जो आगे चल के होगा। 1872 और 1881 से स्टार्ट हो जाएगा, वो आगे चल के होगा। लेकिन यही ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है का ऑफिस है, ये इसने आधार अपना रख दिया था। तो इसीलिए बोलते हैं कि चलो भूगोल में एक डाटा के रूप में इसको भी यहाँ माना जाता है सीरीज में। इसके बाद से अब भूगोल उस समय तक एक अलग स्वतंत्र विषय नहीं था। लगभग लगभग यही ज्योतिषी के साथ कहीं अध्ययन किया जा रहा था, तो कहीं गणित के साथ अध्ययन किया जा रहा था, तो कहीं साइंस के साथ रिसर्च किया जा रहा था। लेकिन अब लगभग 16वीं ये 17वीं 18वीं सदी में जाके धीरे धीरे इसमें यूरोप में और अमेरिका में ज़्यादा रिसर्च हुए, तो फिर एक स्वतंत्र विषय बनाया गया भूगोल को। तब से अब इसको अन्य यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ाया जाने लगा, लेकिन इंडिया में 1931 में जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भूगोल का अध्ययन कराया गया। इसके बाद 1950 का समय आता है। इसमें एच स्पेट नाम के एक अंग्रेजी ज्योग्राफर थे, ब्रिटेन के थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों धीरे धीरे अलग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने संयुक्त रूप से ही एक भूगोल पुस्तक लिखी इन्हीं दोनों के नाम पे। तो उसको उस पुस्तक का ही नाम है कि भारत व पाकिस्तान की संयुक्त भूगोल। तो
थैंक यू दोस्तों। आज तक बस यहीं तक वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगी। अब अगला सीरीज मैं कल वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू।